हेलो स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सीरीज़ के अंदर आज हम जो स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करते वक्त हमें कौन से फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकें, जिनका मैग्नीट्यूड आप बता सकें। तो सबसे पहली जो हमारी करैक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम के अंदर टॉपिक आता है वो है आपका एम्पलीट्यूड। आप बहुत इजीली जानते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपका सिंपल पेंडुलम है, आप इस सिंपल पेंडुलम को फोर्स लगाई और आप यहाँ पर एक्स तक ले आए। एक्स ये देखिए मैक्सिमम आपका ओ पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस है। इस मैक्सिमम डिस्टेंस को ही हम यहाँ पर कैपिटल ए से यानी कि एम्पलीट्यूड से इंडिकेट कर रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड को जब आप डिफाइन करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, बिल्कुल सही है, कर दिया आपने डिफाइन यहाँ पर। अब ये देखिए, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो चाहे आप ओ से एक्स पर जाइए और चाहे ओ से एक्स डैश पर जाइए, तो डिस्टेंस आपका यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना रहेगा? ए ही रहेगा। तो इट इज़ ए पॉजिटिव कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन हाउ द मोशन स्टार्टेड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ द मोशन स्टार्टेड। भाई आपने जितनी फोर्स लगाई होगी स्टार्टिंग के अंदर, डिफॉर्मिंग फोर्स, उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैंने फोर्स और ज़्यादा लगाई होती तो पार्टिकल और ऊपर चला जाता, यहाँ पर चला जाता। मैं इसको कह देती कि ये वाई पोजीशन है, तो अगर यहाँ पर वाई पोजीशन होती तो यहाँ पर भी तो पार्टिकल आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन चेंज हो जाती ना। तो आपने मोशन कैसे स्टार्ट की है, कितनी इनिशियल फोर्स से, कितनी डिफॉर्मिंग फोर्स से स्टार्ट की है, उस चीज़ पर आपका एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन की, किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल फोर्स अप्लाइड के ऊपर, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब मैक्सिमम वैल्यू देखिएगा इसकी, तो अगर आप इस साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो ए डिस्प्लेसमेंट है, तो आप अगर जो आपका मेन पोजीशन है उसको ओरिजिन कंसिडर कर लें, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो इसको क्या कर रिप्रेजेंट कर दीजिए, माइनस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो दो वैल्यू हो गई। मेन पोजीशन को तो आपने मान लिया यहाँ पर ओरिजिन, और आपकी एक साइड की जो आपके पास डायरेक्शन है वो हो गई पॉजिटिव, तो दूसरी साइड की डायरेक्शन क्या हो गई? आपकी नेगेटिव। तो आपके पास दो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं डिस्प्लेसमेंट की, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर आप अपने एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लस ए और माइनस ए से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी क्वांटिटी और भी आती है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है भाई? एक वाइब्रेशन पूरा हो जाए या एक ऑसिलेशन पूरा हो जाए, जितना टाइम लगेगा उस टाइम को किस से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा? टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल टू कंप्लीट अ ऑसिलेशन इज नोन एज ए टाइम पीरियड। इसको आप टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा, आपने देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर ओमेगा की वैल्यू निकाल ली थी। मैथमेटिकली हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर दिया था और वहाँ से हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली थी। सिंपल फॉर्मूला देखिएगा, जब हमें यहाँ पर डिस्टेंस का पता हो और अगर हमें वेलोसिटी का पता हो तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? हम टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन में है, गोल गोल घूम रही है, तो पूरा गोल गोल घूमने में, पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना एंगल का चेंज ले आएगी वो? 360 डिग्री का। तो 2 पाई कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम? ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस तो हो गया तुम्हारा 2 पाई 360 डिग्री, और वेलोसिटी कितनी हो गई तुम्हारी? ओमेगा। तो अब ये देखिए, t इज इक्वल टू 2 ओमेगा अपॉन पाई हो गया ना। तो ओमेगा की वैल्यू ना लास्ट लेक्चर में हम रिप्रेजेंट कर चुके थे कि कितनी आई थी, अंडर रूट के बाय एम। तो ओमेगा की वैल्यू रखिए, तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। एम किसको रिप्रेजेंट कर, एम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मास को।
बॉडी का मास जिसको तुम गोल गोल घुमा रहे हो या जिसको ऑसिलेट कर रहे हो, जिसको वाइब्रेट कर रहे हो। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट को, या कह दीजिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे फोर्स कांस्टेंट को। तो अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर मुझे बॉडी का मास दे रखा हो, मुझे बॉडी का फोर्स कांस्टेंट दे रखा हो, मोशन का फोर्स कांस्टेंट दे रखा हो, तो अंडर रूट एम अपॉन के करके 2 पाई से मल्टीप्लाई करते ही मेरा क्या निकलाएगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि एक ऑसिलेशन को पूरा होने में टाइम यहाँ पर कितना लग गया। तो अब ये देखिएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 यूनिट ऑफ टाइम या 1 सेकेंड ऑफ टाइम। तो 1 सेकेंड में मान लीजिए कि ये पेंडुलम है, 1 सेकेंड के अंदर ये यहाँ पर 50 चक्कर लगा जाता है, 50 ऑसिलेशन कंप्लीट कर देता है। तो मैं कह दूंगी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 50 हर्ट्स हो गई यहाँ पर। अब याद कीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आप यही यूज़ करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की वो कितनी है? 50 हर्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर अगर आप नज़र गड़ाए हुए हैं, इफ़ यू आर जस्ट checking a single point, you find out that there are 50 waves which moves in 1 second through this single point. तो frequency is equal to द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो आप यहाँ पर 1/t करेंगे, तो अब ये देखिए टी की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुकी ना हमारी, यहाँ पे ये निकल चुकी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 1/t, तो 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम की वैल्यू यहाँ से हमारे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 सेकेंड में बॉडी ने कितने चक्कर पूरे किए हैं वो भी पता चल गया हमें यहाँ पे। उसके बाद निकालिए आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई द एंगल डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। अब ये देखिए 1/t को तो आप यहाँ पर न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पर 2 पाई इंटू न्यू कर दिया। तो अगर हमें टी का पता हो तो उसका इन्वर्स कर दीजिए, न्यू का पता है। न्यू का पता हो तो 2 पाई इंटू न्यू कर दीजिए, तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट देखिएगा, जो एंगल है वो किस में मेज़र किया जाता है? रेडियन में। और जो टाइम है वो किस में मेज़र किया जाता है? सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड आपके पास हो जाएगी। अब ये जो आपका कैपिटल टी है, जो टाइम कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एक जो फ़ायदा है या एक जो आप फिज़िकल बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर ये होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप साई टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी के बाद आपको उसी पोजीशन के ऊपर आपकी बॉडी मिलेगी। लेट अस कंसीडर कि हमारा ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम हमारी 2 सेकंड के अंदर एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर देता है। तो अगली 2 सेकंड में आपको पार्टिकल, यानी कि 4 सेकंड के बाद आपको पार्टिकल यही मिलेगा। अगले 6 सेकंड के बाद आपको पार्टिकल कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। अगर टाइम पीरियड कितने का हो? 2 सेकंड का अगर हम यहाँ पर मान रहे हैं, तो हर टाइम पीरियड आपको ये बताता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बॉडी का आपको वहीं पर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास फेज़। अब ये देखिएगा, हमारे पास जो हमारी SHM मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसको हम रिप्रेजेंट ये भी कर सकते हैं, A cos ओमेगा टी प्लस 5, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A cos ओमेगा टी। अब ये जो A है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमने साई एम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो साई एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बात तो एक ही है। साई टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टी टाइम के ऊपर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या थी। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी को। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम पीरियड। अब फाई क्या है? फेज कांस्टेंट और फेज एंगल। तो अब हम यहाँ पर यही देखेंगे, ये जो फाई है ये हमें यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है।
द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखिएगा कि एक जो स्टूडेंट था उसने मोशन तब स्टडी करनी स्टार्ट की जब पार्टिकल ओ पर था। तो इसका मतलब उसके लिए टी इज इक्वल टू ज़ीरो कहाँ हो गया, ओ के ऊपर हो गया। तो यहाँ पर हम एंगल का पता लगा लेंगे। उसके बाद एक बच्चा ऐसा भी था, उसने मोशन इस टाइम पता नहीं की जब पार्टिकल ओ पर था। उसने पार्टिकल की मोशन तब स्टडी करना स्टार्ट की जब पार्टिकल कहाँ पर था, ए पर था। तो उसके लिए टी इज इक्वल टू ज़ीरो क्या हो गया, आपका ए पोजीशन हो गई। तब ये देखिएगा कि जब हम फाई को डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपको कुछ और नहीं बता रहा, ये आपको ये बता रहा है टी इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर पार्टिकल कहाँ था। तो एक बच्चे के लिए, एक ऑब्जर्वर के लिए तो यहाँ पर था, और एक ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल ए पोजीशन के ऊपर था। तो देखिए इन दोनों पोजीशन को यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपको कंसीडर कीजिए कि फाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, और कहाँ पर, जब टी इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो रखिए इक्वेशन के अंदर कि हमारा टी तो ज़ीरो होगा ही होगा। रखिएगा, अगर टी ज़ीरो कर दिया तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। फाई को भी आपने क्या कर दिया, ज़ीरो। ज़ीरो प्लस ज़ीरो करेंगे तो कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये अगर वन आ गया तो साई एम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए के बराबर आ जाएगी, एम्पलीट्यूड के बराबर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर, या कहिए साई एम के बराबर आ जाएगी। तो जब हमें कोई ये बता रहा है कि फाई भी ज़ीरो है और टी भी ज़ीरो है, तो आप आंख मीच के बता दीजिए कि ऑब्जर्वर ने जब मोशन स्टार्ट की तो पार्टिकल या जो आपकी बॉडी थी वो कहाँ पर थी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर थी। सिमिलरली अगर अभी समझ में नहीं आया तो एक चीज़ और देख लीजिएगा। अब किसी ने कह दिया कि जो आपका फेज था वो पाई बाय टू था। तो रखिएगा यहाँ पर, हमें पता है फेज तभी पता लगाते हैं जब टी इज इक्वल टू कितना हो, हमारा ज़ीरो हो। तो रख दिया हमने, टी इज इक्वल टू ज़ीरो रख दिया, तो ये तो गया आपका, ज़ीरो हो गया। अब पाई बाय टू रख दिया, तो आपने 90 डिग्री के ऊपर देखा कि मोशन कब स्टार्ट हो रही है। तो अब ये देखिए, कोस पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, आप जानते हैं कि पाई बाय टू जब ऐड हो गया तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो कोस साइन में चेंज हो गया, आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये साइन ओमेगा टी आ गया। लेकिन टी को हमने क्या रखना है, ज़ीरो रखना है, क्योंकि फेज तभी डिस्कस होगी जब टाइम पीरियड कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो आपने फेज रख दिया और आपने यहाँ पर टाइम रख दिया। अब तुम्हें पता है टी इज इक्वल टू ज़ीरो रखती है, ओमेगा टी की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, और साइन ज़ीरो कुछ नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा। ए इंटू ज़ीरो समथिंग ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हो गया, ये स्टूडेंट जब देख रहा है कि टी ज़ीरो है और फाइव को तुमने पाई बाय टू लिया है, तो ये स्टूडेंट कह रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई, ज़ीरो की। इसका मतलब पेंडुलम कहाँ पर है, जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो है और पाई इज इक्वल टू फाइव बाय टू है। तो इसका मतलब आपका पेंडुलम या आपकी जो बॉडी है, जो आपका सिस्टम है, वो कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है। तो मीन्स द मोशन वॉज सपोज टू स्टार्ट व्हेन द सिस्टम एट मीन पोजीशन। तो हो क्या रहा है कि पेंडुलम तो घूमे जा रहा है। तो एक बच्चे ने यहाँ से मोशन स्टार्ट कर दी, उसके लिए तो ये एक, दो, तीन ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फाइव तो हो जाएगा ज़ीरो और टी हो जाएगा ज़ीरो। एक बच्चे ने जब मोशन स्टार्ट की, उसने यहाँ से स्टार्ट की, उसने ये देखा, इधर गया, इधर गया, इधर आ गया, एक, दो, तीन। तो उसके लिए फाइव की वैल्यू है पाई बाय टू और टाइम कितना है, ज़ीरो है। तो आपका यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आई हैं कि एक तो एम्पलीट्यूड, कि आप ऊपर कितना जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा, इनिशियल कंडीशन डिसाइड करेंगी। फिर फेज कांस्टेंट कितना है, आपने मोशन यहाँ से पढ़नी स्टार्ट की, या आपने यहाँ पर टी इज इक्वल टू ज़ीरो माना। एक बच्चे ने यहाँ से ही मोशन स्टार्ट कर दी पढ़नी, एक बच्चे ने मोशन यहाँ से स्टार्ट की है, एक स्टूडेंट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट यहाँ से कर रहा है। तो आप ये देखिए इनिशियल कंडीशन हो गई ना ये तो, कि एम्पलीट्यूड है, कितना ऊपर जाना है आपने, तो वो भी इनिशियल कंडीशन हो गई, कितनी फोर्स लगाई है इनिशियली, फाइव। टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियल कंडीशन हो गई। तो ये जो आपका एम्पलीट्यूड है
और जो हमारा फेस कांस्टेंट है फाई, इसको हम सिर्फ कब पता लगा पाएंगे, इनिशियल कंडीशन से पता लगा पाएंगे। इसका मतलब जब t इज इक्वल टू 0 है तो देखिएगा कि एम्पलीट्यूड कितना है और फाई कितना है। तो t इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है हमारी इनिशियल कंडीशंस को।